हम लोग ज्ञान बिंदु का मॉडल सेट प्रैक्टिस मध्य निषेध वाला है, जो उसका हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अध्यक्ष कौन होगा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करूंगा और सॉल्यूशन साथ साथ में मैं बताते जाऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है, अगर सेकंड देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्ला में किस नाम से, पहले अगर वन का सॉल्यूशन देखना चाहें तो वन का सॉल्यूशन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन हम दिखा देंगे। फर्स्ट वाला है कि बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा चुने गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। मासिक पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात के मांडवी कस्बे कच्छ में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से 1930 ने वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1905 में भारत से ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों एवं क्रांतिकारियों के आश्रय हेतु लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा की मृत्यु वर्ष 1930 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। आर्य समाज स्थापना वर्ष 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती द्वारा उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना व भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। इंडियन एसोसिएशन भारत सभा स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में की थी। उद्देश्य क्या था कि भारतीयों के बीच राजनीतिक एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, एक मंच प्रदान करना था। गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 ईस्वी भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक, लेखक और विचारक थे। उन्होंने लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैं क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य स्थानों पर अन्य नाम क्या है? तो तिब्बत में त्यांग तसांगपो यारलुंग है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लगभग कितना है? तो 920 किलोमीटर है। ठीक है, इसका और एक्सप्लेनेशन है, जैसे देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के निकट है, चिमाउंगडुंग हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा, ब्राह्वा, अरुणाचल प्रदेश के पास से यांग्याप दर्रा के सहारे प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता, मानस, लोहित, दिबांग, धनसिरी, संकोश, कोपली आदि। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा संयुक्त रूप से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। मंजूली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे वर्ष 2016 में असम का एक जिला घोषित किया गया। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसे खूनी नदी भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबी नदी भूपेन हजारिका 9.2 किलोमीटर इसी नदी पर स्थित है। कोपला नदी दक्षिण की ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, दे आर रिपेयरिंग द रोड। इसका आंसर हो जाएगा कौन? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वे हेल्पिंग प्लस भर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वे हेल्पिंग प्लस भर प्लस बीइंग प्लस V3 बाय प्लस एजेंट। तो द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय दैम। ठीक है, अगर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में
परिवर्तन। तो यहाँ देखिएगा सितारों के क्षय रूप से ऊर्जा का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सितारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इसके द्वारा सितारे प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जब हाइड्रोजन का दो या दो से अधिक परमाणु का एक हीलियम परमाणु में बनाने के लिए संगठित होता है तो उसे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थिति में होता है। सूर्य भी एक तारा है जो सूर्य की ऊर्जा तथा प्रकाश स्रोतों नाभिकीय संलयन ही है। अक्षय ऊर्जा, जिसे अक्सर स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक स्रोतों या प्रक्रियाओं से आती है जिनकी लगातार पुनः पूर्ति होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है और इसके बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह पृथ्वी से करीब 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक लाल बौना तारा है। यह सेंटारस तारामंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो सूत्रकणिका की संख्या क्या होती है? शून्य होती है, एक भी नहीं होती है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहती है? शून्य रहती है। जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जबकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका का कार्य मध्यकाल या मेसोसोम करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका और भी कुछ है उसके बारे में देख लेंगे हम लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है जबकि केवल 70 राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, जबकि इसका नामकरण बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कोशिका में ऊर्जा उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के अंगों में अलग अलग संख्या में उपस्थित होती है क्योंकि जो अंग ज़्यादा कार्य करेगा उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोशिकीय ऊर्जा की मात्रा एटीपी कहते हैं। 1 ATP बराबर 7.3 कैलोरी प्रति मोल होता है। जीवाणु की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में की थी। जीवाणु शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1838 में एहरेनबर्ग ने किया था और 1857 में लुई पास्चर ने जीवाणु से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया। इसलिए लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग को अगर 7 देखना चाहें तो 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि खीर भवानी, ठीक है, खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? तो खीर भवानी जो है आपका जम्मू कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी देखना है कि निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा करते हैं हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन को ही देखते जाते हैं, जो मेन पॉइंट रहेगा हम बताते जाएंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। भारतनाट्यम नृत्य मुख्यतः प्राचीन काल में दासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए दासी अट्टम भी कहते हैं। भारतनाट्यम को दासी अट्टम, सदीर अट्टम, अग्नि अट्टम इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु राज्य के हिंदी मंदिरों में उत्पन्न हुई है। इस नृत्य को भगवान ब्रह्मा ने भरत मुनि के आग्रह पर शुरू किया। भारतनाट्यम के कई भाग होते हैं: अल्लारी पुआहान, जाति स्वरम, नृत्य भाग, शब्दम, वर्णम, पदम, धार्मिक कीर्तन, तिलाला, समाप्ति। भारतनाट्यम के गुरु को नटवर कहा जाता है। भारतनाट्यम की प्रमुख विशेषता है 3 अंगुलियों से ओम बनाना और घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालना। भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार है रुक्मिणी अरुंडेल देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, पद्मिनी प्रियदर्शनी, वैजंती माला, मालविका सरकार इत्यादि। रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली शास्त्रीय नर्तकी थी जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में सांसद नामित हुई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य शैली से क्या है? संबंधित है।
भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य शैली हैं। भारतीय नृत्य क्या है यहाँ पे? भारतीय नृत्य एक राज्य है। कथक उत्तर प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, शास्त्रीय असम में, मोहिनीअट्टम केरल में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी ओडिशा में। छऊ का 9वां शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय के अनुसार का मान्यता दिए जाने के लिए कहा गया। खीर भवानी उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। महोत्सव त्योहार अत्सल। लेवेंडर महोत्सव है रात पर्व जम्मू कश्मीर में। बोनालू उत्सव सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में। अंबुबाची मेला असम गुवाहाटी। सिरुई तिल्ली उत्सव चेरावो उत्सव खोंगजोस उत्सव मणिपुर। त्रिशूर पूरम उत्सव अटुकम पोगल उत्सव तिरुओनम त्योहार ओनम केरल में। पुष्कर कुंभ रम्मान उत्सव उत्तराखंड में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। चापचर कूट त्योहार तो कहाँ? मिजोरम में। चीन का राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट वाला क्रेन या रेड क्रॉन क्रेन या जापानी क्रेन कहते हैं। लाल मुकुट वाला क्रेन दुनिया की सबसे दुर्लभ क्रेन है। इसे सौभाग्य, शांति, दीर्घायु तथा निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। देश राष्ट्रीय पशु चीन है जो लाल मुकुट वाला क्रेन है। ड्रैगन पांडा। बांग्लादेश रॉबिन बंगाल टाइगर। भारत है तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी जावनबाज है। राष्ट्रीय पशु कोमेडो ड्रैगन है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है और राष्ट्रीय पशु ताकिन है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मायनी मोनाल है और राष्ट्रीय पशु गाय है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम क्या है? प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना का संविधान का कुंजी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना एवं दोनों प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। बेरुबाड़ी यूनियन बाद 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। नेक्स्ट है नोट, लिखित संविधान की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बढ़ोत्तरी शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। 10 में देखेंगे कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अंग महाजनपद के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त थे। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र में अवस्थित है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद मगध, बज्जी और अंग है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित था। प्राचीन काल के महाजनपद हैं, इस तरफ राजधानी है। तो मगध का क्या हो जाएगा? राजगिरी या गिरिब्रज। काशी का वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती या साकेत। मल का कुशीनगर या पावापुरी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। अंग का चंपा। वत्स का कौशाम्बी। बज्जी का वैशाली विदेश। सूरसेन का मथुरा। पांचाल का ही छत्र काम्पिल्य। अवंती का उज्जैन महिष्मती। चेदी का शक्तिमती। मत्स्य का विराटनगर। असम का पोतन पोटली। गंधार का तक्षशिला। कंबोज का हाटक और राजपुर है। 11 नंबर देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क ख ग घ आड़ा कंठय ध्वनियाँ हैं, ठीक है। और च छ ज झ इयाँ तालाब ध्वनियाँ हैं। ट ठ ड ढ न मूर्धन ध्वनियाँ हैं। त थ द ध न दंतय ध्वनियाँ हैं। प फ ब भ म ओष्ठ्य ध्वनियाँ। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 में किया था। टंगस्टन से बना फिलामेंट को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस आर्गन व नाइट्रोजन भरी जाती है।
विद्युत बल्ब वह उक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। साधारणतः मात्र 5% या 10% ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदल पाती है। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जिसका आविष्कार ऊष्मीय प्रभाव जूल ने किया था। विद्युत बल्ब के फिलामेंट उच्च तापमान से बल्ब अधिकतम प्रदीप्तिमान होता है। 13 नंबर देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रथम समिति एस्केधर समिति है, जिसका गठन जून 1948 में हुआ था तथा इसकी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आई थी। इसने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक आधार पर करने की बात कही है। पी श्रीरामुलु ने राज्य पुनर्गठन की मांग की और तथा 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इसने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को नकार दिया तथा प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन की मांग की। राज्य के पुनर्गठन का आयोग का गठन न्यायमूर्ति फजल अली ने की अध्यक्षता 1953 में किया, जिसमें राज्य का गठन भाषा के आधार पर करने की बात हुई थी। इस आयोग के अन्य सदस्य के.एम. पनिक्कर तथा हृदयानंद कुजरू थे। इस आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई थी। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य के पुनर्गठन के समय भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा गठित 14 राज्य कौन कौन से थे? तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा गठित 6 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार था। अंडरलाइन वर्ड जो दे है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं और ये सभी नॉमिनेटिव केस में हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड दैट द रिप्लेस नाउन्स एंड द रिफर टू द स्पीकर द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। 15 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सी है? तो हेमिस है। यह राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है, जो भारत के 107वां नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 12 मध्य प्रदेश राज्य में है। उद्यान है जो 12 है जो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसमें 7 राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान जो साउथ बेटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सर्दियों के समय साइबेरियन सारस प्रवास करते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2 होल ट्वाइस या NH2CNH भी होता है। यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है। ठीक है, यूरिया को क्या कहते हैं? कार्बाइड कहते हैं। अमोनिया सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग कितना है? 25% होता है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजिनियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 इसका प्रयोग क्या है? बुआई, ठीक है, बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलियम के नाम से भी बेचा जाता है। फास्फोरस के उर्वरक सुपर फास्फेट ऑफ लाइम फास्फेट धातुमल फास्फोरस के प्रमुख
उर्वरक है। सुपर फास्फेट हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन 40%, कार्बन 20%, ऑक्सीजन 26% तथा हाइड्रोजन 6% की मात्रा पाई जाती है। यह प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। इसका निष्कर्षण सर्वप्रथम 1772 में मूत्र से किया गया था। यह रंगहीन, गंधहीन तथा जल में विलेय पदार्थ है। इसका उपयोग बुरोनल दवा बनाने में, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। सोनार के उपयोग में परस्रव्य तरंगे ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जिसे सोनार बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। सोनार एक ऐसी तकनीक है जो नेविगेशन, जल के भीतर संचरण तथा जल के नीचे या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। सोनार का मुख्य उपयोग समुद्र तल की स्थलाकृति एवं मानचित्र करने में करते हैं। सोनार का आविष्कार पॉल लैंगविन ने किया था। परस्रव्य तरंग की जो आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जाता है। इस तरंग की कुछ खास, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मच्छर, डॉल्फिन आदि सुन सकते हैं। परस्रव्य तरंग के उपयोग सोनार के उपयोग में जयपत्ती, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड के उपयोग में, कीमती घड़ी, वायुयान तथा कीमती कपड़ों की सफाई में, भ्रूण जांच, किडनी जांच तथा गठिया रोग आदि उपचार में, कीटों को नष्ट करने तथा तरल पदार्थ को गर्म करने में, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई फेरोमीटर से मापने में आदि। 19 नंबर, ब्रिटिश काल के दौरान रैयतबाड़ी बंदोबस्त लगभग 51% भूभाग पर लागू किया गया था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत कृषक भी भूस्वामी होता है, जो सीधे कंपनी को भूमि की कुल उपज का 33% से 55% के बीच लगान देता था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें रैयतबाड़ी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम रैयतबाड़ी बंदोबस्त 1772 ईस्वी मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिला में कैप्टन रीड ने लागू किया था। 1825 में बम्बई रैयतबाड़ी बंदोबस्त एल्फिंस्टन द्वारा लागू किया गया था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त का प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल, कुर्गू, कछार आदि क्षेत्र में था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त में कर की दर अस्थायी नहीं था। सामान्यतः 30 वर्ष के बाद इसके कर की पुनः समीक्षा की जाती थी। ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व का मुख्यतः 3 प्रणाली द्वारा सुसज्जित किया गया था। प्रणाली है, जनक है और भारत के क्षेत्र में कुल प्रतिशत है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस तथा सर जॉन शोर 19%, रैयतबाड़ी बंदोबस्त कैप्टन रीड द मुनरो 51%, महालबाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट, मैकेजी, मार्टिन बर्ड, थॉमसन 30%। यह था गुणनखंड करने के लिए था। इसका गुण 146 का कुल कितने गुणनखंड है, जो 4 से, तो जो कटने वाला है उसका लिखा गया, 4 से कितने कटने वाले हैं, तो 3 कटने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026, ठीक है, वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया था। 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया गया। इसका थीम सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। लाल मिट्टी को लाल रंग उसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के कारण होता है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस के रूपांतरण के फलस्वरूप होता है और लाल मिट्टी में उर्वरता की कमी पाई जाती है, खनन हेतु उपयुक्त मिट्टी होती है। लाल मिट्टी को भारत का जलोढ़ के बाद दूसरी सबसे मिट्टी है। यह लगभग 16 से 17% भूभाग पर पाई जाती है। लाल मिट्टी की मुख्य फसल तिलहन, दलहन, रबड़, तंबाकू, कहवा इत्यादि है। लाल मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु से बुंदेलखंड और राजमहल पहाड़िया से काठियावाड़ तक की प्रायद्वीप के बड़े हिस्से में पाई जाती है। लाल मिट्टी जलयोजित होने के बाद सामान्यतः पीली दिखाई पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि की कमी होती है। लाल मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। इसे कपासी मिट्टी, रेगू, लावा मिट्टी, जुती हुई मिट्टी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। हैबिचुअल एक्टिवेटर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। उसी प्रकार